सभी के लिए नमस्कार। आई आनंद सिंह वेलकम यू इन द विजय स्थान। दोस्तों, क्या बताऊं मैं आपके लिए। मैं चौथा लेक्चर इसको मोड पे तैयार कर रहा हूं। मेरे 4 लेक्चर खराब हो गए। सॉरी टू से यू, बट इट वाज द फेट। एक बार ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई, 2 बार और भी कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स आ गई थी। ओके, एवर। क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है, और लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं अपन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर बेल्ट्स। तो काफ़ी कुछ अपन ने पढ़ लिया था, और रिमेनिंग पोर्शन आज कवर कर लेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। यूनिट 1 आज अपनी ख़त्म हो जाए। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में स्टार्ट करने से पहले अपन को ये जान लेना ज़रूरी है कि ये आता कहाँ से है। तो ये हमारा टॉपिक है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में पढ़ाई करनी है। इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण हमको देखना है। और शुरू करें तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। और अगर ऊष्मा को अपन मापें तो मापने को हम तापमान कहेंगे। और ये जितनी इसकी इंटेंसिटी, या तो ये गर्म होगा या ठंडा होगा, वो चीज़ तापमान कहलाएगी, राइट। और ऊष्मा का स्थानांतरण हम 3 तरीके से कर सकते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब ये हमारे सामने है, जिनमें कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन है और एक रेडिएशन है, राइट। तो एक एक करके अपन इनको देख लेते हैं क्विकली, क्योंकि ये वैसे तो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है नहीं, बट ये जानना ज़रूरी है कि ये आखिर काम कैसे करता है। कंडक्शन का मतलब है कि किन्हीं चीज़ों का आपस में कनेक्शन बन के और ऊष्मा का संचरण होना। जैसे ये बर्तन गर्म हो रहा है नीचे से, और कोई अगर इसको हाथ से पकड़ेगा तो उसको ये गर्म लगेगा, राइट। सिंपल सा मैकेनिज्म है। पहले बर्तन गर्म होगा, उसके बाद ये हाथ गर्म होगा। यहाँ चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप ये ऊपर वाली थ्योरीज पढ़ लेना, ठीक है। कन्वेक्शन का मतलब है कि नीचे से किसी चीज़ का ऊपर उठना, यानी कि मूवमेंट, है ना। तो कणों का इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी तरफ कण जो हैं स्थानांतरित हो रहे हैं। और स्थानांतरण के साथ साथ ही ऊष्मा का संचरण हो रहा है, या ऊष्मा में परिवर्तन आ रहा है। या तो वो गर्म हो रही है ऊपर की तरफ जाने पे, या ऊपर के जाने पे ठंडी हो रही है, राइट। तो ये संवहन है। तो और ये संवहनीय तरंग जो होती हैं वो एक दूसरे से ऊपर नीचे, जिस तरह से ये मैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घुमाऊंगा, तो इसी तरीके से ये तरंगें घूमेंगी एक दूसरे से संपर्क में आकर, ठीक है। ये कन्वेक्शन कहलाता है, संवहन कहलाता है। यहाँ पे भी ये बर्तन का एग्जाम्पल है। नीचे से गर्म पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ऊपर की तरफ जाने पे वो थोड़ा कम गर्म होगा। या फिर बोलें कि ऊपर के कम गर्म पानी की तरफ जाएगा, और ये फिर वापस लौट कर ये फिर नीचे आएगा, और नीचे ज़्यादा गर्म पानी है, ऊपर कम गर्म पानी है। इसी तरह की मैकेनिज्म चलती रहेगी। तो ये संवहन हो गया। अब है विकिरण ऊर्जा। अपन सर्दियों में देखते हैं कि एक आँच है, जल रही होती है, आग जल रही होती है, उसके ऊपर अपन ताप लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो तरंगें हैं, वो ऊर्जा की तरंगें हमारे हाथों तक पहुंचती हैं, हमें गर्मी महसूस करवाती हैं। यही विकिरण कहलाता है। तो विकिरण सिंपल सा, इसको अपन इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कणों का कोई मूवमेंट नहीं है। सिंपली क्या है कि वेव फॉर्म है, जो हवा के माध्यम से दूरी तय करके और हम तक पहुँच रही है, और हम उसको महसूस कर रहे हैं, ऊष्मा को, बस। तो ये एक तरीके का ये वायर्ड और वायरलेस वाला सिस्टम जो है उसी तरह से काम करता है। तापमान का वितरण जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो समय के सापेक्ष हो सकता है, या स्थान के सापेक्ष हो सकता है। समय के सापेक्ष का मतलब है कि वो किस समय पे ऊर्जा या ऊष्मा कहाँ पे कितनी है, इसको बताया जाएगा। और स्थान के सापेक्ष यानी स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये बताया जाएगा कि किसी एरिया में कितनी व्यवस्था है, इसका वितरण किस प्रकार है। तो या तो ये स्थान आधारित जो है, ये तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल का मतलब है कि वो ऊर्ध्वाधर रूप से, यानी जमीन से और ऊपर जाने पे कितना परिवर्तन होगा।
और हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि जो उत्तरी दक्षिणी जो गोलार्ध हैं पृथ्वी के, उनके बीच में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होगा, राइट। अब इतना अपन कवर कर चुके हैं कि ये है क्या और इसको कितने प्रकार में बांटा गया है। अभी जो तापमान है उसके अपन कंट्रोलिंग फैक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो उसको नियंत्रित कर रहे हैं, जो तापमान है उसके वितरण को। तो पहला कारक है अक्षांश। तो अक्षांश को अपन यहाँ पे लैटिट्यूड के माध्यम से दिखा रहे हैं। अब अक्षांश में आप यहाँ देखिए, एक चीज़ नोटिस करिए कि ये उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र जो है ये रेड हॉट है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा तापमान है, मोर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे लेस देन 10 डिग्री जो तापमान है वो देखने को मिलेगा। ये जो लोअर लैटिट्यूड है इसके यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उष्णकटिबंध जहाँ पे सूर्य की रोशनी रहती है वहाँ ज़्यादा गर्मी रहती है, और सूर्य की विकिरण जहाँ पे तिरछी किरणें पड़ती हैं उन क्षेत्रों में जो है वो कम गर्मी पड़ती है। ऐसा यहाँ दिखाया गया है और ऐसा होता भी है। लैटिट्यूड हो जाने के बाद एल्टीट्यूड की बारी आती है। एल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई, और ऊंचाई बढ़ने पे जो है तापमान वो घटता जाता है। आपने देखा होगा कि ऊपर बादल जो होते हैं वो धरती से ऊपर वाली स्थिति में होते हैं, और बादल जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। बर्फ़ की ही एक चादर है एक तरीके से। तो आप देखो यहाँ से, ये एक क्यूमुलोनिम्बस नाम का क्लाउड है, बादल है, सीबी के नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के उत्तरी सीमा, कंप्लीट क्षोभ मंडल के अंदर ये समाहित रहता है। उत्तरी सीमा जिसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, वहाँ पे ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड अपना अंतिम स्थान प्राप्त करता है, और ये धरती के निचले वाले हिस्से में लगभग 1 किलोमीटर ऊपर से चालू हो जाता है, 800-900 मीटर से ऊपर से चालू हो जाता है। ठीक है। अब देखो बात कहने की यह है कि जो तापमान का वितरण है ऊंचाई के सापेक्ष किस प्रकार है, वो ये दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पे धरती पे जो 20 डिग्री टेम्परेचर तापमान है वो ऊपर जाने पे घटता चला जाता है। और ये देखो आप, इस तापमान को आप कैप्चर करो कहाँ पे आता है, लगभग -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्षोभ सीमा पर तापमान पहुँच जाता है। तो ये घटता हुआ क्रम दिखाया जा रहा है तापमान का, ठीक है ना। तो इस प्रकार तापमान घटता जाता है ऊपर जाने पर। नंबर 3 जो कारक है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, यानी जो अम, वो समुद्र तल होता है, समुद्र का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे कोस्ट होता है, उस कोस्ट से और दूरी बढ़ने पे तापमान में क्या परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे एक फैक्टर तो ये है कि कॉन्टिनेंटलिटी, और दूसरा है मरीनिटी। तो मरीन वाला जो टेम्परेचर है, मरीन यानी कि समुद्री है ना, समुद्री प्रभाव क्या होता है, और कॉन्टिनेंटलिटी महाद्वीपीयता प्रभाव क्या होता है, महाद्वीपीय। ये दो प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। मरीन वाला प्रभाव जो है या समुद्री प्रभाव वो क्या कहलाता है कि जहाँ समुद्र जो है वो धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे ठंडा और गर्म होता है, राइट। और ऐसा इसलिए होगा कि जब सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी तो ये अंदर तक इसकी सतह को गर्म कर डालेगी, और तापमान जो है वो मिक्स होता रहेगा। यहाँ पे क्या है, पानी बहता रहता है ना समुद्र के अंदर, बहुत तलहटी में पहुँच जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर वापस ऊपर की सतह पे आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, तापमान मिक्स होता रहेगा इसके अंदर जो पानी है उसके साथ साथ। और अल्टीमेटली क्या है कि ये सतह जो गर्म होगी वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा भाप बन के पानी को उड़ा देगी, बादल बनवा देगी। ऐसा यहाँ पे व्यवस्था होगी। अब जल्दी जल्दी पानी गर्म होता जाएगा, भाप बनता जाएगा, नीचे से ठंडा पानी फिर आ जाएगा ऊपर की तरफ, फिर गर्म होकर वो भाप बनेगा। कुल मिला के यहाँ का जो तापमान है वो एवरेज बना रहेगा, एवरेज तापमान, यानी ज़्यादा ठंडा नहीं ज़्यादा गर्म नहीं। बात समझ में आ गई ना, औसत। वही महाद्वीपीयता का प्रभाव ये होता है कि भाई तापमान जो होता है हमारा वो ज़मीन पर बहुत जल्दी ही तो बढ़ता है और बहुत जल्दी ही घटता है, यानी ज़मीन बहुत जल्दी ठंडी होती है, बहुत जल्दी गर्म होती है। ये महाद्वीपीयता का सिद्धांत कहलाता है। और ऐसा इस वजह से होता है कि सूर्य की जब रोशनी यहाँ पे पड़ती है, महाद्वीप के ऊपर पड़ती है, तो जितना भी इसके ऊपर भाप होती है, पानी होता है, वो भाप बन के उड़ जाता है।
हालांकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है और यहाँ पे ऐसा मिक्सचर कुछ नहीं होता नहीं है ना, मिक्सचर पानी का जैसे यहाँ पे ज़मीन के ऊपर होता नहीं है। इस वजह से होगा क्या कि ज़मीन बहुत जल्दी तो तापमान को अपने अंदर समाहित कर लेगी और जैसे ही रात होगी या सूर्य दूर होगा ये रेडिएशन के तौर पे और इसको निकाल देगी। तो जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है इसका, ये स्लो होता है ना। ओके, तीन अपने फैक्टर हो चुके हैं। चौथा फैक्टर है लैंड और सी ब्रीज का, कि ज़मीन जो है वो समुद्र के साथ साथ किस प्रकार से ठंडी और गर्म होने की तापमान का प्रभाव पैदा करती है। तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है अपन को कि लैंड एंड सी ब्रीज, राइट। तो अगर जब देखें यहाँ पे कि अगर जब पानी है, पानी की तरफ से पानी की तरफ से और लहरें आएंगी, वायु आएगी कहाँ पे, जमीन की तरफ, तो वो सी ब्रीज कहलाएगी। और इसका उल्टा है लैंड ब्रिज, वो ये है। लैंड ब्रिज कहाँ देखने को मिल रही है अपन को, जमीन से और समुद्र की तरफ जाने पे। होगा क्या कि ये चीज तो है वो रात में देखने को मिलेगी और ये चीज दिन में देखने को मिलेगी। दिन में क्या होगा, जमीन जो है जल्दी गर्म होगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जाने पे ठंडी होगी, ठंडी होने पे नीचे आएगी, तो कूल एयर डिसेंड्स, तो ठंडी होने पे नीचे आ रही है। अगेन वो लहरों के किनारे होके और वो समुद्र की तरफ, सॉरी, तट रेखा की तरफ आएगी। तट पे आप खड़े हो तो आपके मुंह की तरफ ये देखने को मिलेगी। ऑन शोर फ्लो होगा। अल्टीमेटली क्या है, ये सी ब्रीज कहलाएगी। तो तापमान ये गर्म हुआ, ये इधर जाके ठंडा हो गया। ऐसा उल्टा इधर होगा, जब रात के समय जब हवा जो है वो समुद्र के ऊपर आएगी तो वहाँ पे क्या ये गर्म बना रहता है तापमान, राइट। तो गर्म बना रहता है तो ऊपर की तरफ ये जैसे ही हवा को भेजेगा, ये हवा ऊपर जाके ठंडी होगी, फिर ये इधर आएगी, इधर कूल डाउन होगी, तो जो ठंडी है, ठंडी हवा है वो नीचे आएगी और ज़्यादा ठंडी होगी, वापस ये गर्म समुद्र की तरफ चली जाएगी। अब समुद्र का आपको पता ही है, धीमे ठंडा धीमे गर्म, और ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडी, ऐसी व्यवस्था होती है। अब नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस नाम का ये पांचवा फैक्टर है, इसको देख लो। यानी जो धरातल है वो धरातल कैसा प्रभाव पैदा कर रहा है, तो यहाँ पे धरातल का प्रभाव है अल्बीडो से जाना जाएगा। अल्बीडो का मतलब होता है कौन सी चीज़ कितना सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर पा रही है, वो परावर्तित कर पा रही है कि भाई हमको नहीं चाहिए तुम्हारी रोशनी, इसको वापस घर लेके जाओ। वो है सफ़ेदी, सफ़ेदी, राइट। कौन सी चीज़ जितनी ज़्यादा सफ़ेद रहेगी उसका एल्बिडो भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। जो चीज़ जितनी काली रहेगी, डार्क रहेगी, उसका एल्बिडो उतना कम रहेगा। हालांकि इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि जैसे ओशन है, समुद्र, समुद्र का जो एल्बिडो है वो सबसे कम देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी जो होता है उसमें कोई बैरियर नहीं होता, वो आती हुई सूर्य की रोशनी को वो बिल्कुल पूरी तरीके से समाहित कर लेता है। वो बहुत कम ऐसी व्यवस्था बनाता है कि वो छोड़ पाए, ठीक है ना। तो दैट्स इट, अल्बिडो जो है वो पानी का सबसे कम हुआ। अब जो क्लाउड हैं, बादल हैं, उनका एल्बिडो बहुत ज़्यादा है। ये देखो तीर की साइज़ देखो आप, तीर बहुत बड़ी साइज के हैं, इसका मतलब इनका एल्बिडो ज़्यादा है। ये बर्फ़ है, बर्फ़ का भी एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है। और ये जैसे ये मिट्टी है इसका कम है, जंगल का कम है, और घास पे घास फूसों का कम है। तो कुल मिला के घास जो है वो बर्फ़ की तुलना में कम सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर पाएगी। ज़मीन जो है वो बर्फ़ की बादलों की तुलना में कम परावर्तित कर पाएगी, और जो जो सफ़ेद चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा परावर्तित कर पाएंगी। तो इस तरह से अल्बिडो इफेक्ट हो जाता है, ये समझ में आ गया है। ग्राउंड स्लोप का नेचर देख लेते हैं, किस प्रकार से जो धरातल का व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। अब देखो, अपन देख चुके थे कि या फिर आप देखना इस चीज़ को, है ना। एक बार मैं ब्लैक कलर चूज़ कर लेता हूँ। सूर्य की जो रोशनी है वो कर्क रेखा पे लंबवत चमकती है,
या फिर भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकती है, या मकर रेखा पे लंबवत चमकती है। ये तीन ही ऐसे पोर्शन होते हैं, तीन पॉइंट होते हैं जहाँ पे सूर्य की रोशनी लंबवत चमकती है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मकर रेखा पे ये लंबवत चमकेगी तो इधर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर गर्मी रहेगी और उत्तरी गोलार्ध के अंदर ठंडा। उत्तरी गोलार्ध में ठंडा इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ दक्षिणी गोलार्ध से और सूर्य की रोशनी जो है, उसकी किरणें जो हैं वो ऑब्लिक आएंगी, तिरछी आएंगी, तिरछी रोशनी आएगी। तो इसका मतलब ये दक्षिण की तरफ से रोशनी आ रही है। अब मान के चलो कोई पहाड़ी है और उधर ये साउथ साइड है और ये नॉर्थ साइड है, और ये पूरी व्यवस्था जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो सर्दियों में क्या होगा, सूर्य इस दक्षिणी हिस्से के ऊपर चमकेगा कि नहीं चमकेगा। देखो अपन यहाँ बात कर रहे थे, मान लो यहाँ पहाड़ी है, तो पहाड़ी के इस हिस्से पे जो आपकी तरफ वाला हिस्सा है, इस पे ही तो सूर्य ज़्यादा चमकेगा। अब पीछे वाला जो हिस्सा है ये तो अंधकार में रहेगा, अंधकार रहेगा यहाँ पे। बस वही चीज़ यहाँ सामने आ रही है कि साउथ फेसिंग स्लोप जो है ये वार्मर रहेगा, मोर टेम्परेचर मिलेगा, और नॉर्थ फेसिंग जो है ये लेस टेम्परेचर, ये कूलर। और ऊंची नीची ज़मीन तो है ही हमारी धरती पे, एकदम समतल तो है नहीं। अब इसका उल्टा जो है वो जब होगा जब सूर्य उत्तरायण में रहेगा, कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा, तो नॉर्थ स्लोप्स जो होंगे उन पे बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, और साउथ फेसिंग स्लोप जो है अंधकार में रहेंगे। समझ में आ रही ना। आपके घर में भी आपने देखा होगा, आपके घर के एक हिस्से पे हमेशा धूप आती है और एक हिस्से पे अगर दो हिस्सों में डिवाइड करें घर को, तो दूसरे हिस्से पे बहुत कम धूप आएगी, उधर छाया बनी रहेगी। तो इसी तरह से नेचर ऑफ द ग्राउंड स्लोप, ये हम चीज़ समझ चुके हैं। अब प्रीवेलिंग विंड के बारे में बात कर लें। प्रचालित पवनें, इन पवनों का मतलब ये है कि ये जो हवाएं धरती के ऊपर चलती रहती हैं, वर्ष भर जो चलने वाली हवाएं हैं, ये तापमान का वितरण व्यवस्थित करती हैं, राइट। जैसे जो ट्रेड विंड हैं, ये या तो चलेंगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से या साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, या साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट ऊपर से अगर ये इसको भूमध्य रेखा को ऊपर क्रॉस कर लें तो ये क्या हो जाती है, साउथ वेस्ट हो जाती हैं। ये मानसून की तरह आएगा। तो ये क्या है, अपने क्या है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये वर्ष भर चलती हैं। अब मान के चलो इधर गर्म हवा है तो ये गर्म हवा यहाँ आएगी। अगर मान लो सूर्य यहाँ चमक रहा है तो यहाँ से यहाँ गर्म हवा जाएगी। तो अगर ये व्यवस्था बनेगी तो हवाएं जो है वो गर्म तापमान को और दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बस ऐसी ही स्थिति के अंदर अपन देखेंगे कि प्रिवेलिंग विंड जो है वो तापमान का परावर्तन या फिर बोलें कि तापमान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती हैं। अब जैसे ये ध्रुवीय वाताग्र हैं, ये बहुत ठंडे होते हैं भाई। ध्रुवीय वाताग्र जो है वो बहुत ठंडी चीज़ होती है, सब कुछ जमा देती है। आपने देखा होगा, कुछ वीडियो वगैरह भी आपने देखे होंगे ऐसे, कि जहाँ पे क्या है घर के बाहर पानी वानी कोई डालता रहता है, अमेरिका वगैरह में कुछ ठंडे देशों में, तो वो पानी भी जम जाता है, कपड़े जम जाते हैं, जो कुछ भी पानी की चीज़ है वो जम जाती है। वो इस वाताग्र की वजह से ही होता है, ध्रुवीय वाताग्र की वजह से, राइट। तो ये ठंडा है, तो अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे वाले जो अक्षांश होंगे वो भी ठंडे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रिवेलिंग विंड जो होती हैं ये तापमान को नियंत्रित करती हैं। लास्ट जो है इसका वो है ओशन करंट, यानी समुद्री जलधारा। समुद्री जलधारा भाई देख लो, वहाँ पे दो तरीके से चल रही हैं। या तो वो सतह की सतह पे दिखाई देंगी, या फिर वो सतह के नीचे दिखाई देंगी। होती तो दोनों ही है ना, चलती तो उसी तरीके से। लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ महसूस करो कि डीप करंट का काम क्या है। डीप करंट का काम ये है कि जो निचले वाला हिस्सा जो होता है समुद्र का वो ठंडा रहता है, और ऊपरी जो हिस्सा होता है वो गर्म का रहता है, गर्म तापमान का। अब ऊपरी हिस्से से एक जगह से दूसरी जगह पर ये ट्रेवल की, और वहाँ पे क्या है कि एक जगह ज़मीन आ गई तो ज़मीन से नीचे की तरफ जाएंगी। अल्टीमेटली क्या है कि ये फिर ये गर्म और ठंडे का एक बैरियर बनेगा यहाँ पे, और इसके ऊपर स्लाइड करके और ऊपर चली जाएंगी, नीचे आएंगी, फिर ये ठंडी होंगे, ऊपर जाएंगी तो गर्म होंगी, नीचे आएंगी ठंडी, ऊपर जाएंगी गर्म, ऊपर जाएंगी गर्म। तो इस तरह से ठंडा गर्म का इनका एक चक्र चलता रहता है वर्ष भर।
तापमान का हो गया ना डिस्ट्रीब्यूशन, बस यही तो चाहिए अपन को। सरफेस करंट के बारे में अगर बात करें कि जो सतह पर चलती हैं वो इस तरह से हैं कि भाई जो गर्म वाले अक्षांशों के संपर्क में से आकर चलने वाली जो हैं, जो ये उष्णकटिबंध है यहाँ से चलने वाली जो करंट हैं, समुद्री जलधारा हैं, वो गर्म रहेंगी। और जो ध्रुवीय क्षेत्रों से चलने वाली हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में जिनका ओरिजिन है, वो होंगी ठंडी। जैसे ये वाली है पेरूवियन करंट, ये नीचे से और ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये ठंडी होगी भाई, क्योंकि ये जो दक्षिणी महासागर की जो जलधारा है, ये ठंडी वाली जलधारा है। ब्लू कलर की लाइन ठंडी है और रेड कलर की लाइन गर्म है, तो ब्लू कलर वाली लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये ठंडी वाली जाएगी। अब जैसे ही ये ऊपर वाली इन रेखाओं के साथ ये संपर्क में आएगी या उष्णकटिबंध वाले क्षेत्रों में पानी के संपर्क में आएगी, अल्टीमेटली ये गर्म हो जाएगी। तो ये गर्म होकर जब भी जहाँ भी जाएगी, ये गर्म गर्म, ये रेड कलर वाली है, ये इसी तरह से आएगी। बात समझ में आ गई? ऐसा ही ऊपर से देखने को मिलेगा, ऊपर से आने वाली ठंडी, नीचे से जाने वाली गर्म, नीचे से इधर से जाएगी ये गर्म, ऊपर से आएगी ये ठंडी। और यहाँ पे ये कैनेरीज करंट जो है, ये इस वजह से ठंडी है क्योंकि ये कई बार क्या है, ये यूरोप वाले इलाके से होकर गुजर के आती है, तो इस वजह से ऐसा होगा। ओके, तो ये तो हम देख चुके थे कि जो फैक्टर्स हैं तापमान को प्रभावित करने वाले वो किस तरह से हैं। अब तापमान का हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। अभी हमने जो सिर्फ ऊंचाई बढ़ने पे तापमान को घटना हुआ देखा, वो ट्रोपोस्फेयर ही देखा था। यानी क्षोभ मंडल के अंदर जो है तापमान 20 डिग्री से घटता 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 और कितना हो जाता है, ये हो जाता है -50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। लेकिन ट्रोपोपॉज पर ये रेड कलर की लाइन जो क्या दिखा रही है, ये तापमान के घटने बढ़ने की क्रम को दिखा रही है ऊपरी वायुमंडल के अंदर। क्षोभ मंडल के अंदर क्या है, 20 डिग्री से और -50 डिग्री तक हो गया तापमान, और ट्रोपोपॉज पर ये तापमान जो है ये लगभग सिमिलर बना रहेगा। ओजोन जो परत है, ओजोन परत क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब करती है सूर्य की को, तो इसमें क्या है, तापमान सूर्य का ये अपने अंदर समाहित करेगी, धीमे धीमे करके ये तापमान बढ़ता चला जाएगा। तापमान फिर से 0 डिग्री के आसपास पहुंच गया, फिर ये तापमान थोड़ी देर रुकेगा स्ट्रेटोपोज पर, फिर अल्टीमेटली ये घटता चला जाएगा। जो मेसोस्फीयर है उसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होता जो तापमान को बढ़ने से घटने से रोके, तो तापमान घटता चला जाएगा ऊंचाई पे। और अल्टीमेटली क्या है, थर्मोस्फेयर आ जाएगी। ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई वायु दाब नहीं महसूस होता। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.001 मिली बार, तो ये वायु दाब है, ये भी घटता चुका जा रहा है। देखो 10-10 की डिजिट जो है वो घटती चली जा रही है, ये घटती गई। तो 60 किलोमीटर है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल खत्म हो रहा है क्या, तापमान, राइट। तो जैसे जैसे ही थर्मोस्फेयर आएगा यहाँ पे तापमान जो है वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वायुदाब यहाँ नगण्य होने की वजह से तापमान बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयनोस्फीयर मिलती है। और आयनोस्फीयर का मतलब होता है जो आयंस सूर्य की रोशनी से जब संपर्कित होते हैं तो वो अपना तापमान बदल लेते हैं। यानी यहाँ पे जो है वो बहुत अधिक तापमान देखने को मिलता है। तो ये हमारा ये अल्टीट्यूड वाइज हो गया। अब एक कंसेप्ट है नॉर्मल लैप्स रेट का, सामान्य ह्रास दर का। इसका मतलब ये है कि भाई नॉर्मल सामान्य रूप से अगर हम कोई ऊपर की तरफ यात्रा करें, हमारे वायुमंडल में क्षोभ मंडल में अगर यात्रा करें, सिर्फ इसकी बात हो रही है, इसकी है ना। मैं पेन से यहाँ पे आपके लिए एक डायरेक्शन सेट कर देता हूँ, सिर्फ अपन इसकी बात कर रहे हैं, राइट, ट्रोपोस्फेयर की। तो यहाँ पे क्या है, हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री का परिवर्तन आएगा तापमान का। और ये कहाँ तक चलेगा, ये ट्रोपोपॉज तक चलेगा भाई। ट्रोपोपॉज के बाद ये नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, रह जाती, इसका काम खत्म हो जाता है। समझ में आ गई ना बात? ठीक है भाई, आगे चलो। अब आता है तापमान का व्युत्क्रमण। अब ये नॉर्मल लैप्स रेट से संबंधित है कंप्लीटली। यहाँ पे आप देखो कि अगर तापमान जो है वो ऊपर की तरफ जाने पे एकदम कम होता चला जा रहा है, तो वो चीज़ कहलाएगी नॉर्मल लैप्स रेट। ये तापमान का कॉलम ऊपर की तरफ जाने पे ठंडा होता जा रहा है, ये गर्म हवा ऊपर की तरफ गई, ये ठंडी हवा में परिवर्तित होती चली जा रही है। तो ये नो इन्वर्जन, यानी कोई भी प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार क्या है, शहरों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन मिलता है, धुंध मिलती है, उससे क्या है, एक ऐसी लेयर बन जाती है जो गर्म वायु की रहती है, ठीक है ना। तो उसके या एक तरफ तो ठंडा और उसके नीचे भी ठंडा, यानी दो कोल्ड के बीच में और एक वार्म लेयर हो जाए,
तो तापमान जो घट रहा था वो बढ़ने लग जाए और फिर घटने लग जाए। तो ये बीच वाला बढ़ाव घटाव जो है ये टेम्परेचर इन्वर्जन कहलाता है। आ गई ना बात समझ में? अब देखो जे ऊपर जाने पे नहीं और घट रहा है ना, क्योंकि ये गर्म लेयर आ गई, तो इस वजह से ऐसा होगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो ये ठंडी परत है, ठंडी वायु है, ये लौट कर फिर नीचे आएगी। तो यहाँ पे क्या है, स्मोक देखने को मिलेगा, है ना, कुहासा देखने को मिलेगा, कोहरा देखने को मिलेगा। और ऐसा इस वजह से होगा कि जो पोल्यूशन के कण हैं, काले कण हैं, वो ठंडी हवा से टकराएंगे और अल्टीमेटली हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे धुंध छा जाएगी शहरों में, है ना। तो ये इस तरह से है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक तो हमने देखा था कि तापमान का ऊर्ध्वाधर जो वितरण है वो किस प्रकार होता है। अभी देखेंगे कि तापमान का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है। तो हम ये ऑलरेडी ये चीज़ समझ चुके हैं भाई कि जो तापमान का वितरण है वो सूर्य की और पृथ्वी के एंगल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जैसे मान के चलो सन जो है या तो यहाँ पे चमकेगा लंबवत, या लंबवत यहाँ चमकेगा, या यहाँ चमकेगा। तो इस वाली बेल्ट के अंदर अगर सनलाइट जब चमक रही है तो ये वाली बेल्ट किस नाम से जानी गई? उष्णकटिबंध क्षेत्र के नाम से जानी गई, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता रहता है। लेकिन कभी भी ये पोल वाले जो हिस्से हैं, इन पोल वाले हिस्सों पर सूर्य लंबवत नहीं चमकता है, इसलिए लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट ऐसा देखने को मिलेगा। टेढ़ी है ना पृथ्वी, 23.5 डिग्री के अक्ष पर ये झुकी हुई है। अब देखो ये 23.5 डिग्री के अक्ष पर झुकी हुई है कि नहीं झुकी हुई? हाँ। अब यहाँ पे एक तरफ तो है ये काली छाया और एक तरफ है ये सफेदी। काली छाया का मतलब है रात, क्या है यहाँ पे, नाइट, और ये है दिन। दिन कहाँ कहाँ है अब आप देखो। दिन जो है ये दोनों गोलार्धों में है होने को तो, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा है उसके ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर अभी दिन है। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि जो सूर्य की वर्टिकल किरणें हैं, लंबवत किरणें हैं, वो मकर रेखा पर पड़ रही हैं। मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है वहाँ पे रात होगी ही होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में उजाला यानी दिन होगा। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि ये पृथ्वी जो है वो टेढ़ी है। अब टेढ़ी चीज़ पे यहाँ से रोशनी डालो, अब ये रोशनी यहाँ पे फैलने में आसानी है कि यहाँ फैलने में आसानी है भाई? बताओ भाई। तो इस तरह से आप समझ गए ना। तो एक एक चीज़ तो ये कंसेप्ट हो गया कि पृथ्वी का जो झुकाव है अपने अक्ष पर वो किस प्रकार से और तापमान को परिवर्तित करता है। अब जहाँ रात है उत्तरी ध्रुव के अंदर, वहाँ पे तो तापमान ठंडा है यानी, और ऊपर सर्दी भी रहेगी। यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर सूर्य की किरणें टेढ़ी आ रही हैं तो ऊपर सर्दी का मौसम रहेगा। समझ में आ गई ना? और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है वो गर्मी का मौसम रहेगा। अब यहाँ ये बात जानने की जरूरी है कि दक्षिणी गोलार्ध में जब ठंड होती है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी, और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, तो गोलार्ध में ठंड। बस। अब ये देख लो भाई, ये एक डायग्राम है जो दिखा रहा है कि सूर्य की रोशनी धरती पे किस किस जगह पे सर्वाधिक पड़ती है और कहाँ कहाँ उसकी कमी रहती है। अब कमी कहाँ रहती है? वो ऐसी जगह पे रहेगी जहाँ सूर्य की रोशनी जो है वो लंबवत नहीं पड़ती है। अब देखो आप, एक इस जगह को नापो, एक तो ये आपके सामने ये है, हाथ जरा सीधा नहीं चल पा रहा है, ठीक है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखो मैंने ये 4 रेखाएं बना दी भाई आपके साथ। अब सरप्लस का मतलब क्या है कि कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा है, और ज़्यादा का मतलब क्या है कि सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करी जा रही है। और डेफिसिट का मतलब ये है कि वो हानि है वहाँ पे, सूर्य की रोशनी जो है जितनी पहुँचनी चाहिए उतनी पहुँच ही नहीं रही। सरप्लस हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एटमॉस्फेयर एंड ओशंस टू द हायर लैटिट्यूड। समझ आ रही ना? वो लौटेगी फिर आएगी, फिर लौटेगी फिर आएगी, फिर लौटेगी फिर आएगी, ऐसा होगा। कहाँ हो रहा है ये? उत्तरी ध्रुव के अंदर, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है,
कर्क रेखा पे सर्वाधिक धूप मिलेगी, तापमान मिलेगा, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मकर रेखा पे सर्वाधिक तापमान मिलेगा। तथा जो उष्ण कटिबंध है, उस उष्ण कटिबंध के अंदर तापमान का सरप्लस देखने को मिलता है, अत्यधिक मात्रा में तापमान देखने को मिलता है। वहीं तापमान का जो डेफिसिट है, यानी वो रिफ्लेक्शन नहीं मिल पा रहा है, वो कहाँ से होगा? वो होगा शीत कटिबंधों में, शीतोष्ण कटिबंधों में, 40 डिग्री से ऊपर ऊपर वाले क्षेत्रों के अंदर। समझ में आ गई ना? अब डेफिसिट सबसे कम कहाँ? यहाँ 90 डिग्री पे। हानि, ऊर्जा की हानि सबसे कम है, यानी आपको पोलों के पास सबसे कम रोशनी देखने को मिलेगी। और जो कर्क और मकर रेखा हैं, ट्रॉपिक्स हैं, उन दोनों ट्रॉपिक्स पे सूर्य की रोशनी सर्वाधिक देखने को मिलेगी। और सर प्लस कहाँ होता है? ऊर्जा सर्वाधिक आती है और जाती है, ऐसी व्यवस्था कहाँ होती है? ऐसी होती है ट्रॉपिक्स के बीच में, उष्णकटिबंध क्षेत्र में। अब यहाँ पे ये हमारा मैप ये चीज़ दिखा रहा है आपके सामने कि भाई इनके नाम क्या क्या होते हैं। पृथ्वी पे जो तापमान की जो परतें हुए हैं, तापमान के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में हाँ, पृथ्वी की सतह पे जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो तापमान है, सूर्य की रोशनी है, उसके अकॉर्डिंग वो तापमान किस नाम से जाना जा रहा है, वो तापीय क्षेत्र किस नाम से जाने जा रहे हैं। तो ये ट्रॉपिक्स जो हैं, इनको उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। उष्ण कटिबंध क्षेत्र, बात समझ में आ गई? ट्रॉपिक्स बोलते हैं। ये वार्म होते हैं, यानी यहाँ पे उष्णता मिली रहती है, वर्ष भर तापमान से गर्म रहते हैं। होता कहाँ पे है ये? 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच वाला डिग्री क्षेत्र होता है, दोनों गोलार्धों में देखने को मिलता है। सब ट्रॉपिक जो होता है उपोष्ण क्षेत्र है। उपोष्ण यानी ये उष्णता से थोड़ा सा कम है, उप है। उपोष्ण ये भी उपोष्ण है। समझ में आ रही है ना बात? उपोष्ण से ऊपर चलेंगे तो 40 डिग्री से ऊपर, 45 डिग्री से ऊपर वाला क्षेत्र शीतोष्ण के नाम से जाना जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, ये भी शीतोष्ण है। यहाँ पे तापमान में कमी रहती है, यहाँ पे शीतता ज़्यादा होती है, उष्णता कम रहती है, लेकिन शीतता और उष्णता बनी रहती है। ये मिड लैटिट्यूड वाला क्षेत्र है। ये कहाँ तक रहता है? आर्कटिक सर्कल, यानी 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री नीचे की तरफ तक बना रहता है। ये अंटार्कटिक सर्कल है। ऊपर का क्षेत्र जो है वो पोलर जोन के नाम से जाना जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री वाले अंश पे क्या है? अक्षांश पे क्या है? उत्तरी ध्रुव। और यहाँ के दक्षिणी अक्षांश पे क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। तो ये कब क्या आपके समझ में आ चुके हैं? सूर्य की रोशनी से इनका संबंध क्या है, ये भी समझ में आ गया होगा आपका। और तापमान किस प्रकार हमारी धरती पे फैले रहते हैं, ये भी आपकी समझ में आ चुके हैं। आगे बढ़ो भाई। अब समताप रेखाएं हैं। समताप रेखाएं क्या हैं? ये वो रेखाएं हैं जो हमारी पृथ्वी पर समान मात्रा के तापमान को बताने वाले बिंदुओं को जोड़ी जाने वाली रेखाएं हैं, वो समताप रेखाएं हैं। अब मैं आपको इसको एक हल्के से उससे बताता हूँ, डायग्राम से, कि जैसे मान के चलो एक तो ये है बिंदु, और गहरा लेता हूँ, और गहरा लेता हूँ। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। आपने बचपन में वो छोटी छोटी किताबों अखबारों में ये लाइन मिलाई होंगी ना, कि इन बिंदुओं को मिलाओ आकृति बनेगी। तो भाई मिलाओ बिंदुओं को, ये मिल गया, 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 मिल गया, मिल गया। आगे बात समझ में? वो क्या रहा है? इन बिंदुओं को मिलाया जा रहा है किसी रेखा के द्वारा। और ये क्या है? एक ही तापमान को दर्शाने वाले बिंदु हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। 40 डिग्री, हर बिंदु का तापमान कितना है? 40 डिग्री है। बिंदु से बगल वाले क्षेत्र का इससे अलग तापमान है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ उस बिंदु पर जो है तापमान कितना है? सेम है।
तो यही रेखा क्या है, आइसोथर्म कहलाएगी। आइसोथर्म यानी थर्म का मतलब वो ऊष्मा लिए हुए थर्मल, और आइसो का मान समान, तो समान रेखा है। वैसे तो समान मानी होती है, आइसो लाइन बोली जाती है, लेकिन तापमान को बताने वाली समान रेखा को क्या कहा जाता है? कानों में दर्द हो गया क्या? ठीक है भाई, स्लो पड़ जाऊंगा। समताप रेखाएं महासागर के ऊपर, कहाँ पर, महासागर के ऊपर उत्तर दिशा में, और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण दिशा में विचलित हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट की वजह से, क्योंकि महाद्वीप जो है वो जल्दी गर्मी और जल्दी ठंडे होते हैं, और अगर धूप मिल रही है तो जल्दी गर्म हो जाएंगे, तो ऊपर महाद्वीप के ऊपर दक्षिण दिशा में विचलित हो जाते हैं। अब ये मौसमी परिवर्तन है। जनवरी के अंदर उत्तरी गोलार्ध में जब सर्दी का मौसम होता है, तो भूभाग यानी महाद्वीप महासागरों की तुलना में अधिक तेजी से ठंडा होता है। जनवरी में ठंडा होता है ना, जमीन भी ठंडी होती है। इससे महासागरों की तुलना में महाद्वीपों का तापमान कम हो जाता है। महासागरों के ऊपर जल ताप को बेहतर तरीके से बनाए रखता है, जिसके कारण तापमान अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? समतापी रेखाएं महासागरों के ऊपर उत्तर की ओर झुक जाएंगी, और जहां ये गर्म होती हैं और महाद्वीपों के ऊपर दक्षिण की ओर झुक जाएंगी। ऐसा कब होगा? ठंड के मौसम में, जनवरी के मौसम में। आगे चल के इनका, यहाँ पे जुलाई आइसोथर्म को देखो, ये देखो, ये पीले वाले हिस्से को देखो आप, समुद्र के अंदर है, ये दक्षिण की तरफ है। जैसे ही समुद्र से और जमीन के बीच में आया, ये उत्तर की तरफ हो गया, फिर ये दक्षिण की तरफ आ गया। अब ये तो है जुलाई का हिस्सा, अब जैसे ही जनवरी का आएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ चली जाएंगी रेखाएं। ठीक है ना? तो इस तरह से देखने को मिलेंगी। अब ये देखो भाई, आपके सामने एक मैप है आइसोथर्म का, ये जुलाई महीने का है। जुलाई महीने में क्या हो रहा है? ये थर्मल इक्वेटर है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जो समताप रेखाएं हैं, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। कहाँ? जमीन के ऊपर। और समुद्र के अंदर नीचे की तरफ आ जाएंगी। समुद्र के अंदर नीचे, जमीन पर ऊपर, समुद्र के अंदर नीचे, जमीन पर ऊपर। ये देखो, इसका उल्टा जो है वो जनवरी के अंदर होगा। जनवरी का महीना है, तो जनवरी के अंदर ये देखो आप, जनवरी के अंदर देखो, जनवरी के अंदर उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड की रेखा देखो, समुद्र आते ही ऊपर की तरफ, जमीन आते ही नीचे, समुद्र ऊपर जमीन नीचे, समुद्र ऊपर जमीन नीचे। इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी, नीचे की तरफ ठंडा है मामला जमीनों में, और ऊपर की तरफ गर्म है। इस वजह से बात समझ में आ रही है ना? इस तरह से काम करेगा भाई। ये भी देख चुके। अब देखो वायु दाब। तापमान हो चुका है, वायु दाब देखना जरूरी है। तापमान होने के बाद वायु दाब देख लो। वायु दाब जो है वो ऐसी व्यवस्था है भाई साहब कि कोई मान के चलो ऊपर से वायु का दबाव डलना। ठीक है ना? अब वो कब होगा? जब वायु में जो कण होंगे, वायु के कण जो होंगे वो भारी होंगे, और उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण लगेगा, तो ये वायु दबाव के नाम से जाना जाएगा। जो गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों ओर एक वायुमंडल लिपटा है, जो धरातल पर अपना वायु दाब डाल रहा है, इसलिए उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसको बैरोमीटर की सहायता से नापा जाता है। मिली बार में इसको मापते हैं। इसको पास्कल में भी मापते हैं, और समुद्र तल पर इसकी औसत वायुमंडलीय ऊंचाई जो होती है वो 1013 मिलीबार के बराबर होती है। अब ये एक कॉलम जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, तो ये दिखा रहा है कि ऊपर से वायु का कितना वजन इस जगह पर डला जा रहा है गुरुत्वाकर्षण के आधार पे। तो इतनी छोटी जगह पे और इतने बड़े कॉलम का आपको उनको देखने को मिलेगा, तो ये इस तरह से जाना जाएगा। क्या ये आपको समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। अब ख्याल से बहुत ज़्यादा जूम हो रहा है, इसको हल्का सा कम कर। अब ठीक है भाई। ओके, तो आगे चलते हैं भाई। हाँ, तो यहाँ पे तापमान, हाँ ये वाला डायग्राम देखो। तापमान जो है वो घटता घटता ऊपर के, ये देख चुके थे अपन, राइट? अब वायु दाब देख लो। वायु दाब के अंदर क्या हो रहा है कि वो 1012 मिलीबार से और ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। जैसे जैसे ये
करीब 50 किलोमीटर पर जाएगा, ये बहुत ही कम रह जाएगा, और 90 किलोमीटर पे लगभग शून्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऊपर जाने पे जो परतें हैं हवा की, वो सक्रिय हो जाती हैं, और उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ जाता है, और परतें जो हैं वो फैली हुई होती हैं, तो वहाँ पे जो है दबाव देखने को नहीं मिलता है, तो वायुदाब कम जाना जाएगा। अब वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण वितरण समझ लिया अपन ने, ठीक है ना, किस प्रकार गुरुत्वाकर्षण ऊपर की तरफ कम होता जाता है तो वायुदाब भी कम होता चला जाता है। ठीक है, ये इसकी ये रेंज है, ये 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार कम होता चला जाएगा। ये देख चुके थे, ये देख चुके थे। वायुदाब का अब क्षैतिज वितरण देख लो भाई। क्षैतिज वितरण के अंदर ये कुछ इस तरह से है कि हमारी धरती पर किस जगह पे कम और किस जगह पे ज़्यादा होगा। जैसे अमेरिका का ही एक शहर है, वहाँ रात को वायुदाब अलग होगा, दिन को अलग होगा, किसी एक मौसम में अलग होगा, किसी दूसरे मौसम में अलग हो सकता है। समझ में आ रही है ना बात। हमारे जो देश की दिल्ली है, दिल्ली में सर्दियों में अलग वायुदाब होता है, गर्मियों में अलग हो सकता है। इसको जानने के लिए जो फैक्टर हैं वो वायु का तापमान, पृथ्वी का घूर्णन और जल वाष्प की उपस्थिति, ये तीन फैक्टर देखने को मिलाते हैं। अब जैसे वायु का तापमान है, उस मैप को देख लेंगे अपन, है ना। वायु का तापमान है वो किस प्रकार इसको हैंडल करता है। सामान्यतः तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध है। वायु का तापमान जितना अधिक होगा उतना ही उसका वायुदाब कम होता चला जाएगा। ये तो ज़्यादा ही गहरा हो गया है ना। विषुवतीय प्रदेशों में, विषुवतीय है ना, जो इक्वेटर वाली जोन जो है वहाँ पे निम्न वायुदाब की पट्टी पाई जाती है, जिसे विषुवतीय निम्न वायुदाब या डोलड्रम कहा जाता है। वैसे एक्चुअली है ना, इसको अपन एक मैप के थ्रू समझ लेते हैं, फिर आप ये पढ़ लेना। अब मैं बता देता हूँ आपको ये वाली, ठीक है ना। ये विषुवतीय प्रदेश हैं, ये डोलड्रम के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये शांत पेटी होती हैं। हवाओं का मैकेनिज्म ये देखो उठ रहा है, ये ट्रेड विंड आ रही हैं, ये दक्षिण गोलार्ध की तरफ से ट्रेड विंड आ रही हैं। ये ट्रेड विंड जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की बनाएगा। ऐसा कब होगा, जब सूर्य जो है इस जगह पे चमकेगा। सूर्य अगर इस जगह पे चमक रहा है लंबवत, तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, रेड कलर का दिख रहा है यानी गर्म तापमान दिखाई देगा। तो यहाँ से हवाएं ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठेंगी, बादल बनेंगे, फिर हवाएं जो हैं ऊपर जाके ये ऐसे फैल जाएंगी। कहाँ फैलेंगी, ये कौन सी सीमा है, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा ये हम डायग्राम देख चुके हैं ना ऑलरेडी। क्षोभ सीमा पर ये बैक जाएंगी, फिर ये नीचे की तरफ आएंगी दोनों तरफ से, फिर हॉर्स लैटिट्यूड में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगा। ये दोनों तरफ से नीचे की तरफ आएंगी, फिर ये ऊपर चढ़ेंगी, यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, फिर ये ऊपर से नीचे, इधर से नीचे से फिर नीचे आएंगी, ऊपर से नीचे आएंगी। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये देखो, ये वाला हो रहा है ना, इसको देखो। ऐसी वाली मैकेनिज्म जो है, एक चीज़ ऊपर चढ़ेगी, दूसरी चीज़ भी ऊपर चढ़ेगी, इधर से ये नीचे जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर ये बैक आ जाएगी। ऐसा यहाँ हो रहा है, ऐसा यहाँ हो रहा है। समझ में आ गई ना। विषुवतीय प्रदेशों में निम्न वायुदाब पट्टी पाई जाती है, जिसे विषुवतीय निम्न वायुदाब या डोलड्रम कहा जाता है। यही कारण है कि विषुवतीय प्रदेशों में वायुदाब निम्न होता है और ध्रुवीय प्रदेशों में वायुदाब उच्च होता है। विषुवतीय प्रदेशों में निम्न वायुदाब का कारण गर्म वायु का ऊपर उठना, क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहां पे, धरातल के निकट वायु का विरल हो जाना, और थोड़े समय के लिए खाली जगह का बन जाना। ध्रुवीय प्रदेशों में ठंडी वायु जो होती है वो घनी होती है, अतः वो नीचे उतरती है, जिससे वायुदाब घट जाता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था देखने को मिलती है। पृथ्वी का घूर्णन जो है वो वायुदाब को किस प्रकार हैंडल करता है। पृथ्वी के घूर्णन से केंद्राभिमुख बल पैदा होता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके परिणाम स्वरूप वायु अपने मूल स्थान से हट जाती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अधोध्रुवीय यानी ध्रुव के जो सब पोलर जो एरियाज हैं वहाँ पे लो प्रेशर का क्रिएट होगा, और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हाई प्रेशर
जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनता है। बात समझ में आ रही है? तो जो यहाँ पे इस तरह से बनता है, पोलर हाई, सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई और कोरियल लो, प्रेशर बेल्ट। अब ये जो हैं ये तो थर्मली इंड्यूस हैं, ये तो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की रोशनी की वजह से ऐसा होगा। सूर्य की रोशनी नहीं है इसलिए हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ होगा, ध्रुवों की तरफ। सूर्य की रोशनी है इस वजह से इक्वेटोरियल क्षेत्र पर, विषुवतीय क्षेत्र पर, अभी पिछली वाली जगह पे अपन ने देखा था, यहाँ पे क्या होगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनेगी। लेकिन सब पोलर लो और सब ट्रॉपिकल हाई जो हैं ये क्या है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से बनती हैं। पृथ्वी अगर घूमेगी नहीं तो सिर्फ और सिर्फ क्या, एक ही लूप रहेगा, हेडली सेल। वो अभी अपन समझेंगे हेडली सेल ही रहेगा। अगर हेडली हेडली सेल ही रहेगा, किन किन के बीच में रहेगा, ये 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तीन हैं अलग अलग, एक सेल, दो सेल, तीन, हेडली, पैरल और पोलर सेल। समझ में आ गई ना बात? ये मैकेनिज्म अभी अगले वाले डायग्राम में अपन को समझ में आ जाएगी। तो पृथ्वी की घूर्णन की वजह से कौन कौन सी लेयर बन रही हैं, SPL और STH, सब पोलर लो और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा किस प्रकार इसको कंट्रोल करती है ना? वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसका दबाव कम होता है। जिस वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है उसका दबाव अधिक होगा। सर्दी में महाद्वीप अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं तथा उच्च वायुदाब केंद्र के रूप में विकसित होते हैं। महाद्वीप है ना, गर्मी में ये समुद्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं तथा यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र देखने को मिलता है। के विपरीत समुद्र पर सर्दी में निम्न वायुदाब तथा गर्मी में उच्च वायुदाब देखने को मिलता है। अब ये डायग्राम देख लो आप, ये जुलाई का है। इस जुलाई के डायग्राम में देखो आप, ये महाद्वीप है, इस महाद्वीप में लो प्रेशर बेल्ट बनेगी गर्मी के अंदर, नीचे से हाई प्रेशर बेल्ट से ऊपर की तरफ हवाओं का आवागमन होगा। हवाओं का आवागमन होगा, या तो बरसात आएगी या नहीं आएगी, गर्म हवा आएगी, ठंडी हवा आएगी, कैसी भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है उस जगह की जियोग्राफी की कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट और टेम्प और लोकेशन कैसी है, समय कैसा है। बात समझ में आ गई? गर्मियों के अंदर जो समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ ज़्यादातर हाई प्रेशर जोन ही बनते हैं। एच किसको दिखा रहा है, हाई प्रेशर जोन को। और जो महाद्वीप हैं वहाँ पे लो प्रेशर बनते हैं। जैसे देखो ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, यहाँ 110 का मिलीबार का है जो प्रेशर है, और यहाँ जो इसका नियरेस्ट लोकेशन है वहाँ पे 120 115 मिलीबार की दाब क्षेत्र है। अब 5 मिलीबार का अंतर आ रहा है, इसका मतलब जो हवाएं हैं उनकी डायरेक्शन यूँ होगी 1020 से 1010 की तरफ। बस समझ में आ गई ना? बस यही चाहिए भाई। अब वायुदाब पेटियां जो हैं ये आदर्श रूप है, ये यानी ये यहाँ दिखाई तो दे रही हैं, ये स्टडी तो करेंगे इसकी, लेकिन ये हमेशा ऐसी नहीं रहती हैं, ये मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी तरफ जगह तक जाती हैं, ऐसा अपन को देखने को मिलता है। तो ये कुछ मेन तो तीन हैं, तीनों को ही फिर रिपीटिशन होगा इनका। ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्रीय दाब और अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब और विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब देखो मैं आपको बता रहा था कि अगर पृथ्वी घूमती नहीं ना तो सिर्फ और सिर्फ हेडली सेल होती। क्या होती भाई? हेडली सेल होती। ये होती सिर्फ, पृथ्वी अगर नहीं घूमती तो। यहाँ से लेकर एक ही लूप बनता है इसका, ये नीचे ऐसे जाती, ये ऊपर आती, ये यहाँ से ऊपर चढ़ती और ये डाउन हो जाती, या उल्टा समझ लो, ऐसे जाती ऐसे आ जाती। ठीक है ना? हेडली सेल की जो कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक्स में ही होके क्यों रह गई, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है और ये यहाँ पे ब्रेक जनरेट हुआ, यहाँ ब्रेक जनरेट हुआ, इन ब्रेक्स की वजह से ही क्या हुआ, नई नई सेल जनरेट हो गई,
ये फेरल सेल और ये पोलर सेल जनरेट हो गई। आगे वाले डायग्राम्स में देखेंगे, ये फेरल है और ये हेडली, सॉरी 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 सॉरी, हेडली ही है ये, है ना, ये भी हेडली, ये भी हेडली, ये फेरल और ये पोलर सेल है, छोटी पोलर। बात समझ में आ गई? ऐसा आगे वाले डायग्राम्स में देखने को मिलेगा। अब हमने जो चार पेटियां देखने को मिली वायुदाब की, उनमें विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी देखने को मिल रही हैं। यानी जो लो प्रेशर बेल्ट की जो है वो तो दो हैं और दो ही हाई प्रेशर बेल्ट की हैं। अब इनको मैं आपको अंग्रेजी में लिख दूं, ऐसे लिखते हैं इनको, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर, सॉरी सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। हम देख चुके थे, ये जो हैं ये सूर्य की वजह से पैदा हुई हैं और ये जो हैं ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, घूर्णन की वजह से दो पैदा हुई हैं, सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो, ये दोनों के दोनों घूर्णन से। यही आगे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। विषुवतीय पेटी कहाँ है भाई, किसकी बात हो रही है? ये हो रही है इसकी, ये 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे की तरफ रहता है, ट्रेड विंड इसके अंदर चलती हैं। ITCZ जो है इसका बीच वाला एरिया है, इसको ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब आप ये पढ़ लेना बच्चा कुछ। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो है वो ये बताती है कि ये 3.5 कर्क रेखा और 35 से 40 डिग्री के बीच में फैला होता है, हाई प्रेशर बेल्ट है। यहाँ से ऊपर से नीचे आने वाली दवा हवाएं हैं, इसको इधर दोनों तरफ से, यहाँ पे नीचे की तरफ हवाएं आती हैं, दोनों तरफ से किधर आती हैं, नीचे की तरफ हवाएं आती हैं। यहाँ से ऊपर जाके और हवाएं भी नीचे आएंगी, यहाँ से ऊपर से और नीचे हवाएं आएंगी। तो दोनों की दोनों क्या है, उच्च वायुदाब पे दो दोनों तरफ की हवाएं जो हैं आकर उच्च वायुदाब बनाएंगी, वजह से ये उच्च वायुदाब पेटी कहलाएगी। ठीक है, ये भी शांत क्षेत्र है, इसीलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। अगेन वही है, हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये शांत क्षेत्र है, हाई प्रेशर बेल्ट है। अब अधोध्रुवीय सब पोलर जो है लो प्रेशर बेल्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये है, ये शीत कटिबंध वाला क्षेत्र है, शीतोष्ण वाला है, 45 से 66 डिग्री वाला क्षेत्र, अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी हवाएं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी, क्योंकि यहाँ नीचे आ रही थी ऐसे करके। तो ये आर्कटिक और अंटार्कटिक व्रत के जोन में रहता है। ये वाला व्रत जो है अंटार्कटिक व्रत और ये वाला व्रत जो है आर्कटिक व्रत, 66.5 डिग्री का, इन दोनों के बीच में रहती है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में रहती है और ध्रुवीय वाताग्र यहाँ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, चक्रवात की दशाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि ध्रुव से आने वाली हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे अटैक करती हैं। बात समझ में आ गई? अब ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे सूर्य की रोशनी कभी पहुँचती नहीं है, ठीक है ना, इस वजह से ये काफ़ी ठंडी जगह होती है और ठंडी की होने की वजह से ये जब सूर्य की ऊपर नीचे पोजीशन होती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिणायन, उत्तरायण, तो ये भी ऊपर नीचे खिसकती है। अल्टीमेटली क्या है, अपना जो प्रभाव है, ठंडा प्रभाव, वो शीतल प्रभाव, वो नीचे वाले अक्षांशों तक भी लेकर चली जाती है। अब देख लेते हैं भाई, ऋतुओं के अनुसार वायुदाब का वितरण किस प्रकार होता है। तो अब जनवरी में कुछ वायुदाब की दशाएं होती हैं और जुलाई के अंदर जो गर्मियाँ होती हैं उनके अनुसार वो में परिवर्तन किस प्रकार देखने को मिलता है। अपन इसके ऊपर अपन डिस्कस कर चुके थे एक्चुअली, कि जब गर्मियाँ होंगी तब ऊपर जो कॉन्टिनेंट है वो वहाँ पे बेल्ट नीचे की तरफ खिसकेगी। डिटेल में देख लेते हैं इसको। जनवरी में सूर्य के दक्षिण की ओर खिसकने के साथ विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी भी अपनी औसत स्थिति से कुछ दक्षिण की ओर खिसक जाती है, ये पेटी नीचे की तरफ आ जाए।
जनवरी की दशाएं अपन देख रहे हैं यहाँ। इस समय सबसे कम वायु दाब के क्षेत्र कहाँ, मिनिमम लो प्रेशर बेल्ट कहाँ देखने को मिलेगी, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। लो प्रेशर बेल्ट कहाँ देखने को मिलेगी, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर एल, एल और एल देखने को। और तलीय भाग जो है वो उच्च देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा कब होगा, ये होगा जनवरी के अंदर, जब नीचे की तरफ तो गर्मी पड़ेगी और ऊपर की तरफ ठंड पड़ेगी। यही तो है, यही तो बात हो रही है जो गर्मी। एक बात बताओ मुझे, जब मकर रेखा के ऊपर सूर्य जब तेजी से चमकेगा तो ये मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जमीन जल्दी गर्म होगी तो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगी। और वहीं जो समुद्र है वो हाई प्रेशर में है अभी भी। लो प्रेशर का मतलब है कि सूर्य की रोशनी से कन्वेक्टिव करंट जनरेट होंगी और वो ऊपर की तरफ उसको भेजेंगी, इसको वायु को, गर्म वायु को, तो बस लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यही तो है। तो ये इस तरह से भाई, और हमारी जनवरी के अंदर वायु दाब की दशाएं देखने को, ठीक है ना। अब अपन जुलाई के अंदर दशाओं को देख लेते हैं। जुलाई के अंदर क्या होता है, सूर्य कहाँ होता है, उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्धों के अंदर रहता है। तो यहाँ पे ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, यहाँ तो क्या है, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा, एल 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 क्रिएट हो जाएंगे। और वहीं पे जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगी। तो हाई से और लो की तरफ सूर्य की रोशनी के सापेक्ष वायुदाब का प्रभाव होगा, वायु का प्रभाव होगा। तो इस तरह से ये देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली क्या गर्म कर रहा है यहाँ पे, सूर्य जमीन को गर्म कर रहा है, और जमीन गर्म होगी तो वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। बस, तो इतना ही था भाई। अब ये आपकी विंड्स की डायरेक्शन है, इनको देख लो एक बार। ये आइडियल शेप दिखा रखी है और ये इसका टूटा फूटा रूप दिखा रखा है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ वर्ष भर गर्म हवाएं चलती हैं, गर्मी का मौसम होता है, इसलिए जो व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड हैं, ये घूम घाम के और इसकी तरफ आती हैं। कोरियोलिस बल की वजह से ये सीधी नहीं आ पाती, ये टेढ़ी आती हैं। ये हवाओं में पड़ेंगे अपन, है ना। ये हवाओं के लिए एक बेसिस क्रिएट हो रहा है आपके लिए कि ये आखिर ये हवाएं हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किस तरह से अपन इनको कवर करेंगे। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई, इक्वेटोरियल लो, सब पोलर लो, पोलर हाई। अब अपन ने क्या देख लिया था ना, ये चीज़ तो अपन देख चुके थे। थर्मली इंड्यूस कौन सी हैं, तो ये जो है ये तो थर्मल इंड्यूस, यानी ताप तापीय अवस्था की वजह से ये पैदा हो रही हैं, पोलर ईस्टर्लीज। सब पोलर लॉ जो हैं ये डायनेमिकली इंड्यूस। सब ट्रॉपिकल हाई भी ये डायनेमिक, यानी पृथ्वी के रोटेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। ये जो है ये थर्मली है। समझ में आ गई ना बात। ये देख लो भाई, ये अपन अभी देख चुके थे, पोलर हाई और इक्वेटोरियल ये थर्मल की वजह से है, डायनेमिक है, पृथ्वी घूम रही है इस वजह से। ये डायग्राम और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, कुछ बहुत सारी चीज़ें समझने की होती हैं। बस ये अपनी लास्ट स्लाइड है, लेक्चर ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ हवाओं का जो है वो चक्रण दिखाया गया है हमारे सामने। अब देखो एक बार क्या होगा भाई, सूर्य जो है, अच्छे तरीके से समझ लेना इस ना, ये सूर्य चमका दिया, कहाँ चमका दिया, भूमध्य रेखा के ऊपर चमका दिया। जैसे ही सूर्य इस भूमध्य रेखा के ऊपर चमकेगा, धीरे धीरे क्या है, हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ेंगी। बढ़ रही हैं कि नहीं, ये हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, देखो भाई, ये गई ऊपर और ये गई ऊपर। ऊपर जाने पे जब क्षोभ सीमा के पास जाएंगी तो ये एक से दूसरी डायरेक्शन में बट जाएंगी। ये इधर भागने लगेगी और ये इधर भागने लगेगी। लग रही है कि नहीं लग रही भगने। रेड कलर का पेन लेके मैं बताता हूँ तुम्हें, जब समझ में आएगी।
ये इधर भग रही है और ये इधर भग रही है। कहाँ भग रही है ये क्षोभ सीमा पर भग रही है। अब ये क्या है हुआ था यहाँ पे, जैसे ही गर्म हवा ऊपर की तरफ उठी वो ऊपर उठती चली गई। ये गर्म हवा रेड कलर का जो निशान है ये गर्म हवा को ही दिखा रहा है, ऊपर की तरफ उठती चली गई। और ऊपर के उठने पे और क्षोभ सीमा पर जाके ये ठंडी पड़ने लग गई। और फिर ये दो हिस्सों में बट गई। ये कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ हिस्सा इधर की तरफ जाएगा। इधर की तरफ जाने पे ये अल्टीमेटली धीमे धीमे करके नीचे आने लग गई, क्योंकि पृथ्वी घूम भी तो रही है, तो ये पूरी तरीके से वहां तक नहीं जा सकती। तो ये घूम के फिर इस जगह पे आ जाएगी। इस जगह पे क्या है, ये हॉर्स लैटिट्यूड में शांत जोन बनाएगी और हाई प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या था, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ रही थी। यहाँ सूर्य की रोशनी की कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है कि ऊपर से सिंक होने वाली हवाएं हैं, ये हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। इस वजह से क्या हो, हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ भी हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। देखो क्या लग रहा है, सब ट्रॉपिकल हाई, और ये सब ट्रॉपिकल हाई, ये इक्वेटोरियल ट्रफ या लो या आईटीसीजे। अब यहाँ दो चीजें हो रहे हैं, लो प्रेशर बेल्ट तो समझ लिया, आईटीसीजे और डोलड्रम देख लो। डोलड्रम तो कहाँ होगा, सिर्फ इतने से छोटे वाले क्षेत्र के अंदर होगा, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हवाओं का जो वेग है वो बहुत ही नगण्य है, क्योंकि हवाएं जो हैं वो बहुत दूर दूर ही मिल गई एक दूसरे से, इस जगह तक मिलने की व्यवस्था बनी ही नहीं। अब ये खाली वाला स्थान छोड़ के जा रही है ना, बस इसी वजह से। अब आईटीसीजेड क्या है, इन हवाओं का मिलना ही आईटीसीजेड है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जिस क्षेत्र में ये हवाएं मिल रही हैं अंत उष्णकटिबंधीय सम्मिश्रण पेटी के नाम से जानी जाती है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो वाला लूप बना, इस लूप को ये किस नाम से जाना गया, हेडली सेल। ये किस नाम से जाना गया, हेडली सेल। अब इनके नीचे वाला जो हिस्सा है ये फेरल सेल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ से हवाएं हैं वो नीचे की तरफ इन होंगी, और यहाँ दोनों तरफ से हवाएं ऊपर की तरफ उठ के आएंगी। यहाँ दोनों तरफ से हवाएं नीचे की तरफ आएंगी, सिंक होंगी, और यहाँ दोनों तरफ से हवाएं ऊपर की तरफ उठ के आएंगी। ऐसा इधर से आप कंपेयर करते चलना है ना, अच्छे से समझ लेना। इन ऊपर और नीचे के उठाव क्षेत्रों को फेरल सेल के नाम से जाना जाता है। फेरल सेल के दोनों तरफ है। और और जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ से ऊपर जाकर, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर नहीं जाएंगी, ध्रुवीय क्षेत्र से नीचे आकर, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है ना, पोलर हाई, नीचे की तरफ आएंगी। पोलर हाई है, ऊपर से नीचे की तरफ पोलर हाई है, नीचे की तरफ आएगी, सिंक होंगी, हवाएं एक दूसरे से टकराएंगी, इधर इधर उधर भागेंगी। हवाएं जो होंगी वो इधर उधर भागेंगी, नीचे की तरफ से भागेंगी पूरब दिशा में ही, इसीलिए तो पूर्वाई है ये। तो ये लूप क्या के नाम से जाना जाएगा, पोलर सेल के नाम से जाना जाएगा। अब फेरल और पोलर के बीच में जो ऊपरी जो अक्षांश होते हैं वहाँ पे जेट स्ट्रीम बहती हैं, और ये इधर से इधर बहती हैं, पृथ्वी के रोटेशन के अकॉर्डिंग बहती हैं। पृथ्वी जिस दिशा में अपनी गति दर्शाती है, सूर्य के सापेक्ष चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसकी उसी दिशा में जेट स्ट्रीम भी बहती हैं। जेट स्ट्रीम कहाँ बनी, ऊपरी वायुमंडल में ट्रोपोपॉज के पास में, जो क्षोभ सीमा है उस जगह पर बनी ये हवाएं। क्या ये बात समझ में आ गई हैं, आ गई हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन तो मैं कैसे शुभ करवा सकता था, रात शुभ रहे बोल सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये आज के ही दिन में तीसरी बार लेक्चर रिकॉर्ड किया है मैंने। हो सकता है एक दो गलतियाँ हो गई हों लेट नाइट में, बट मैंने मेरी तरफ से अच्छा सा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है जो मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। आई होप यू लाइक इट। अगर कोई कमी रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना कि सर इस चीज़ को आप दोबारा से कुछ बता दो, या फिर इसमें आपने कुछ सही नहीं बताया, ठीक है ना। तो एक थोड़ा ध्यान से आप इसको लेक्चर को देखना है ना। बाकी आप एग्ज़ाम में इन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना, ये थ्योरी समझने में आपकी मदद करेंगे डेफिनेटली। अब मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ आपसे विदा, और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।